हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने है ना केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन पे बातचीत की थी। मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है। इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और बिल्कुल डिटेल्ड बातचीत करेंगे और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 केमिकल काइनेटिक्स। अब इस लेक्चर में मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करने वाला हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे मैं कई तरह के केसेस लूंगा। फर्स्ट केस फर्स्ट, जब रिएक्शन ऐसा हो ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट रिएक्शन हो, है ना। यहां पर मैंने जानबूझ के कोफिशिएंट 1 लिया है। अगर ना दिया हो रिएक्शन में, सिर्फ लिखा हो कि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन ऐसे ही लेना है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है। यहां कोई नंबर अपने मन से आप नहीं लेंगे, कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे। सच पूछे तो आपके लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे या आईआईटी के लेवल पे, है ना, ये सिंपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही आता है, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसा है, जीरो टाइम पर इसका कॉन्स्टेंटेशन ए है जिसको मैं ए नॉट कह सकता हूं, और टी टाइम बाद इसका कॉन्स्टेंटेशन ए माइनस एक्स है जिसको मैं ए टी कह रहा हूं, ठीक है। अब आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/1 dA by dt। ये मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था। इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उस किसी भी स्पीशी के रेट को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, और रिएक्टेंट हो तो उसके सामने माइनस, प्रोडक्ट हो तो उसके सामने प्लस लिखते हैं, इज इक्वल्स टू के ए का पावर 0 हो जाएगा। 0 इसलिए क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं एक चीज देख रहा हूं, आ जाएगा -d बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आ जाएगा। और देखिए ये जो निकल के आया ना, ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने पर, या इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेट करने पर जो चीज निकल के आएगी उसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहते हैं। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम और टाइम के बीच का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो बड़ा इजी होता है, आप किसी भी गिवन टाइम पर, है ना, किसी पर्टिकुलर स्पीशी का क्या कॉन्सेंट्रेशन है, ये आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं -dA इज इक्वल्स टू के डी टी, ठीक है। मैंने dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम जीरो था तब कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। जब टाइम टी है तो कॉन्सेंट्रेशन ए टी है, ठीक है। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। आपको पता है ये अगर नेगेटिव साइन हटाऊंगा तो जो लिमिट्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। यानी इसको लिखा जाता है इंटीग्रेशन ए टी बाय, और यहां ए नॉट डी ए इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, ए विथ लिमिट्स ए टी एंड ए नॉट इज इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा फ्रॉम लिमिट 0 टू टी, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो आ जाएगा ए नॉट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा ए टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के, है ना, टी रख दीजिए टी माइनस 0, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं इसे के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाय टी। ये आपका जो आया है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा कि हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में ही इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ये टाइम और कॉन्सेंट्रेशन बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, ठीक है। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ना आप एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, के इज इक्वल्स टू ए नॉट के जगह में ए रख सकता हूं। आप ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ ए नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, और ए टी के जगह क्या रख सकता हूं मैं, ए माइनस एक्स रख सकता हूं, ठीक है। तो ये ए माइनस एक्स बाई टी भी लिखा जा सकता है। यानी ये लिखा जा सकता है के इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, ठीक है। k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी लिखा जा सकता है। सो दिस इज इंटीग्रेटेड, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है।
ये आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ कंप्लीशन, या एक काम करते हैं, टाइम ऑफ कंप्लीशन और हाफ लाइफ के पहले कुछ ग्राफ प्लॉट करते हैं। अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो आप कई सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन ए एट एनी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ये प्लॉट किया जा सकता है। हम लोग एक ग्राफ और प्लॉट कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, एक्स एंड टी, एक्स और टी के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो एटी और टी के बीच में रिलेशनशिप का यही इक्वेशन है। इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत है तो बहुत सिंपल टेक्निक अपना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है उसको एक्स रख दीजिए, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, इसको x लिख दिया, और y एक्सिस पे जो भी चीज है उसे y ले लीजिए, यहां y लिख दिया, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं इसे, kx, y उधर ले जाइए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। अब ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, जहां इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि रेट कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव हो और इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। ये कट करेगा ए नॉट पे, और ये जो एंगल थीटा होगा, थीटा, ये थीटा जो है स्लोप के बराबर होगा, tan थीटा विल बी स्लोप, है ना, और या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्लोप, और स्लोप कितना आया है, माइनस के, ठीक है, माइनस के बराबर आ जाएगा। ऐसे आप x और t का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। x और t के बीच में यही रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को यहां ले आते हैं, क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी, ठीक है, k इज इक्वल्स टू एक्स बाई टी। k को मैंने जैसा कहा t y x एक्सिस पे तो इसको x ले लीजिए, k इज इक्वल्स टू, इसको मैंने x ले लिया, और x y एक्सिस पे है तो इसको y ले लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा y इज इक्वल्स टू के एक्स। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास करता है, यानी k और x और टाइम के बीच का ग्राफ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा स्लोप होता है ना, स्लोप होता है, यहाँ पे स्लोप k के बराबर है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स k, ठीक है। ये चीज निकल के आ जाएगी। अगला ग्राफ जो मैं प्लॉट करना चाहता हूं वो है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, कि रेट और टाइम का ग्राफ क्या आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो अगर आप रेट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है, देखिए आपको रेट और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप जानते हैं रेट इज इक्वल्स टू ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू के ए का पावर जीरो, ए का पावर जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी आप लिख सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, है ना, यानी रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये आपका ग्राफ आ जाएगा रेट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको, है ना, बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकलता है, और मैंने आपको एटी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एट एनी टाइम टी वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट कराया, एक्स कितना डिसोसिएट हुआ है वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने, और ये भी प्लॉट किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में उसका भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। एक चीज जो बहुत ही ध्यान देने लायक है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं ये कट करते यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। खत्म होने का मतलब जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाना। ये जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आप इस टाइम को निकाल सकते हैं कि कितने देर बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड कर जाएगा, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए नॉट एटी जो है वो रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटते यहाँ पे आते आते क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ये टाइम ऑफ कंप्लीशन है। तो आइए, कभी कभी क्वेश्चंस में टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछ लिया जाता है तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि व्हेन कैलकुलेशन ऑफ, यहां पे मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जब भी, वेन एवर
time is equal to time of completion, we can say जब भी समय टाइम ऑफ कंप्लीशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब भी whenever t is equal to t completion, then I can say AT will become 0. जब भी ऐसा समय आ जाएगा कि रिएक्शन खत्म हो गया है, तो वो समय टाइम ऑफ रिएक्टेंट खत्म हो गया है, उस समय को हम टाइम ऑफ कंप्लीशन कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए इन दोनों वैल्यूज को ये दो वैल्यूज हैं, इसको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रखते हैं। क्या मिल जाएगा? K इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस AT बाई T, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। टाइम को मैं रखने जा रहा हूं T कंप्लीशन और AT को मैं रखने जा रहा हूं 0, तो क्या आ जाएगा? K इज इक्वल्स टू A नॉट बाय टाइम ऑफ कंप्लीशन, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन विल बी इक्वल टू A नॉट बाय K, ठीक है। ये आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको याद रखें। तो कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका जितना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको आप उसके रेट कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो वो समय निकल के आ जाता है जितने देर में वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। कभी कभी हाफ लाइफ की भी बात की जाती है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ से मतलब यह है कि वो समय जिसमें रिएक्टेंट अपने इनिशियल क्वांटिटी का हाफ हो गया है, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं कि अगर आपने, मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट होगा? तो हाफ लाइफ वो समय होता है जिसमें आपने इनिशियल क्वांटिटी जितनी ली है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। यानी whenever t is equals to t half, ठीक है। t half हाफ लाइफ को ऐसे डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में t half, ठीक है। तो whenever t is equals to t half, then we can say the concentration at that time is equals to initial concentration divided by 2, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में रखिए। सिंस वी नो दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आ जाएगा? A नॉट माइनस AT बाय T, ये आ जाएगा। A नॉट माइनस AT बाय T आ जाएगा। K इज इक्वल्स टू A नॉट, तो A नॉट ही रहेगा और AT के जगह आप क्या लिख सकते हैं? A नॉट बाई 2 बाई T, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू A नॉट बाई 2 बाई T। हाँ, यहां पे मैंने T के जगह T हाफ रखा है, ठीक है। जब भी मैं T के जगह पर T हाफ रखता हूं, इसके जगह पे मैं T हाफ रखता हूं, तब ये आधा हो चुका होता है, यानी इसके जगह पे A नॉट बाई 2 रखना है। तो वही क्या, मैंने A नॉट बाई 2 और T हाफ रखा। A नॉट माइनस A नॉट बाई 2, A नॉट बाई 2 हो जाएगा और ये T हाफ रह जाएगा। T हाफ को उधर भेज सकते हैं हम लोग, K को इधर ला सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टर्न्स आउट टू बी A नॉट बाई 2K, ये A नॉट बाई 2K आ जाएगा। तो ये आपका हाफ लाइफ निकल के आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट अ गिवन टाइम T, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टाइम T कोई नई चीज नहीं है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को एक अलग तरीके से पूछने का तरीका है, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट गिवन टाइम T, मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसा है, A चेंजेस टू प्रोडक्ट और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, N इज इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT एट एनी टाइम T। तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालिए, लिखिए। क्या लिख सकते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाता है A नॉट माइनस AT बाई K बाई T, A नॉट माइनस AT is equals to KT, AT is equals to A naught minus KT, यानी AT is equals to, ऐसे लिख सकते हैं। A naught कितना है? A naught अक्सर एक स्मॉल a से लिखा जाता है, यानी लिख सकते हैं A माइनस KT। तो किसी टाइम T पर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने ऑटोमेटिकली बॉक्स में, रेड बॉक्स में की हैं, वो बातें आपको याद रखनी। इवन ये भी रेड बॉक्स पे होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज कांस्टेंट,
टाइम ऑफ कंप्लीशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए नॉट बाई के, ठीक है ना, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2k एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल टू ए माइनस के टी, ठीक है। तो ये एक केस हुआ जहां मैंने लिखा ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। अब ऐसा भी केस बन सकता है जहां टू ए चेंजेस टू प्रोडक्ट लिखा हो, जैसे अभी यहां पे लिखा है ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। कल को ऐसा भी हो सकता है यहां 2a चेंजेस टू प्रोडक्ट हो लेकिन ऑर्डर 0 हो, या कल को यहां पे 3a चेंजेस टू प्रोडक्ट हो और ऑर्डर 0 हो, कल को यहां na चेंजेस टू प्रोडक्ट हो और ऑर्डर 0 हो। तो आइए उस केस की भी स्टडी करते हैं, विच आई कॉल एज केस सेकेंड। केस सेकेंड है कि मान लीजिए एक रिएक्शन लिखा है na चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, और ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर इसका 0 है, ऑर्डर इज 0। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, इसका हाफ लाइफ क्या होगा, है ना, इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके साथ भी वैसा ही है कि 0 टाइम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ए था जो कि ए नॉट है, और t टाइम बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स जिसको मैं at कह रहा हूं। नाउ मैं ये कह सकता हूं कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, dA बाई dt माइनस 1 बाई n इज इक्वल्स टू k a का पावर 0 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे लिखा, ऐसा ये कैसे लिखा मैंने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो किसी भी स्पीशी का रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, माइनस तब जब वो स्पीशी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट तब जब वो स्पीशी, नहीं प्लस तब जब वो स्पीशी प्रोडक्ट है। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, इज इक्वल टू k इंटू ए नॉट माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए इज इक्वल टू के एन डी टी, ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना। जब टाइम 0 था तब a का कॉन्सेंट्रेशन a नॉट था, t टाइम बाद a का कॉन्सेंट्रेशन at है, ठीक है, t टाइम बाद कॉन्सेंट्रेशन at है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि अच्छा ये माइनस साइन हटाने पे ये लिमिट्स एक्सचेंज कर जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन डी ए एंड दिस इज लाइक at बाय a नॉट is equals to kn dt t या इंटीग्रेशन dt from 0 to t, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, ये माइनस साइन हटा देंगे तो ये लिमिट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये a नॉट हो जाएगा और ये at हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करते da का इंटीग्रेशन a हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a from a naught at से a naught is equals to k into n into t from 0 to t, ठीक है। वैल्यूज रख दिया जाए, ये आ जाएगा a naught minus at is equals to nk into t minus 0, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं k is equals to या t is equals to a naught minus at बाय nk लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपने सीखा कि टाइम जो निकालना था मुझे, है ना, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था वो बिल्कुल, या इसको k और t को एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पे k और t को एक्सचेंज कर दीजिए, यहाँ पे मैंने k लिख दिया, यहाँ t लिखा। तो आप देखिए कि मैंने पिछले केस में जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया था, ठीक है, वो आया था a नॉट माइनस ए टी बाई टी इज इक्वल टू k आया था। इस बार क्या आया है, ये आया है। जहां जहां k था पिछली बार वहां वहां आप nk रख सकते हैं, ठीक है। यानी जब भी मैंने केस फर्स्ट में बताया था यहां 1 था, जब ये 1 था तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये आया था k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। लेकिन अगर यहाँ पे n हो जाएगा तो आपको कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पे nk कर देना है, वही n यहाँ चला आता है, nk हो जाएगा, ठीक है। उसी तर्ज पर तो मैं कह सकता हूं कि आप उसी तर्ज पर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा क्या, जो केस फर्स्ट में एक्सप्रेशंस आए थे उसमें जहां जहां k था वहां वहां अगर आप nk रख देंगे तो na चेंजेस टू प्रोडक्ट के लिए, है ना, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस ये k तो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे ये k जो है मैं रेड बॉक्स में कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये आपको याद रखना है अगर रिएक्शन Na चेंजेस टू प्रोडक्ट आता है। अच्छा, आमतौर पर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कितनी हो जाती है, a नॉट बाई 2k,
जब रिएक्शन था ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट। अगर आप इसको Na चेंजेस टू प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कुछ नया नहीं करना पड़ेगा, यहां पे के के जगह क्या रखना होगा, NK, ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ निकल के आ जाएगा। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी। ऐसे ही मैंने पिछले केस में, केस 1 में टाइम ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट किया था। आमतौर पे टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज A नॉट बाई के, A नॉट बाई के हो जाता है। लेकिन अगर रिएक्शन Na चेंजेस टू प्रोडक्ट है तो यहाँ के के जगह आप क्या रख देंगे, NK रख देंगे, ये आपका टाइम ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ है ना, आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि ये एक्सप्रेशन जो एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन और बन सकता है, k इज इक्वल्स टू ए नॉट के जगह पे आप रख सकते हैं a माइनस AT के जगह पे आप रख सकते हैं a माइनस एक्स बाई NT a कैंसिल हो गया, k इज इक्वल्स टू x बाई NT, ये लिखा जा सकता है। ये एक और, जो पिछली बार k इज इक्वल्स टू x बाई T आया था, वो यहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन x के टर्म्स में क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू x बाई NT। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर रिएक्शन A चेंजेस टू प्रोडक्ट के बजाय Na चेंजेस टू प्रोडक्ट हो जाए तो आप सारी चीजों में कैसे चेंजेस ले आएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं कि किसी t टाइम पर A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। A इज इक्वल्स टू AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस NKT, ठीक है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं A नॉट माइनस NKT, यानी AT इज इक्वल्स टू A नॉट A है माइनस NKT, ठीक है। ये तीसरा एक्सप्रेशन। तो जो चीजें मैंने A चेंजेस टू प्रोडक्ट के लिए डिराइव की थी, वो सारी चीजें मैंने Na चेंजेस टू प्रोडक्ट के लिए भी डिराइव कर दिया, ठीक है। लेकिन मन में एक क्वेश्चन और बन सकता है क्या कि ना सर, जरूरी नहीं तो कि यहां पर एक ही रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, इसके बावजूद उनके कोफिशिएंट, उनका नेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। लेट अस कंसीडर दैट केस आल्सो एंड कॉल इट अ केस नंबर 3। केस थर्ड क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो, ठीक है। ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है कि A प्लस B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। उस केस में आप क्या करेंगे? तो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाए, है ना, ट्रीटमेंट अब हम है ना कॉमन फैक्टर X के रूप में करेंगे। मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। मान लीजिए शुरुआत में ये A है, ये B है। ऑफ कोर्स दिस इज A नॉट एंड दिस इज B नॉट। आफ्टर एनी टाइम t, दिस विल बी लाइक A माइनस एक्स एंड दिस विल बी लाइक B माइनस एक्स। तो अब आप इनको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B के बजाय X से रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन को। मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। इस रिएक्शन के रेट को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, 1 बाई माइनस 1 बाई 1 dA बाई dt इज इक्वल्स टू K A का पावर 0 इंटू B का पावर 0। ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसे। ये मल्टीपल रिएक्टेंट के बावजूद जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा केस होता है। ऐसा भी केस होता है कि ये +1 वो -1 हो, ये +2 वो -2 हो, ठीक है। पर ऐसे केसेस के मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एक केस ले लिया मैंने, A0 B0 ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या आप लिख सकते हैं, -D। A की वैल्यू क्या है किसी t टाइम पे, A माइनस एक्स बाई dt इज इक्वल्स टू K A माइनस एक्स का पावर 0 इंटू B माइनस एक्स का पावर 0। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब भी एक आदमी हो तब तो आप यहाँ पे DA A B के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। पर यहाँ थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि A के टर्म्स में इंटीग्रेट करना भी चाहेंगे तो वहां पे B के साथ आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, इंटीग्रेशन के समय सभी चीजों को X के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। X वो कॉमन ब्रिज हो सकता है जो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक रिलेशनशिप का काम कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, हमेशा चीजों को X के टर्म्स में डील करिए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं -DA बाई dt प्लस dx बाई dt इज इक्वल्स टू K। आपको पता है A इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा जी, 0 आ जाएगी। तो मैं अल्टीमेटली कहां पहुंचा हूं, मैं यहां पहुंचा हूं क्या कि dx बाई dt इज इक्वल्स टू K, यानी dx इज इक्वल्स टू K dt, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कर सकते हैं। 0 टाइम पर x की वैल्यू 0 थी, यानी इनमें से कुछ भी नहीं गया था, 0 थी, ठीक है। और किसी t टाइम पर x की वैल्यू मान लीजिए x है,
तो इंटीग्रेशन dx इज x फ्रॉम 0 टू x, k इंटीग्रेशन dt इज t फ्रॉम 0 टू t, ठीक है, x यहां रख दीजिए, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू k t माइनस 0, ठीक है ना, t माइनस 0, x इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल्स टू के टी आ जाएगा, यानी हाँ ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू k इंटू टी, x इज इक्वल्स टू के टी, यानी k इज इक्वल्स टू x बाई टी आ गया। ये दोनों चीजें निकल के आई, इस यही चीज मान लीजिए, ये चीज मुझे इस इंटीग्रेशन से मिला नया, ठीक है। अच्छा अब क्या कह सकते हो, तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ रिलेशनशिप, यानी एटी और बीटी, एटी और बीटी कितना होगा, अगर आप यह निकाल लेते हो तो यही आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो a एट एनी टाइम t इज a माइनस एक्स, आप देख सकते हैं a एट दिस इज at, a at any time t is a minus x, b at any time t is b minus x, a initially is a naught, b initially is what, b naught, ठीक है ना, b naught है, ठीक है। तो आप a को at को लिख सकते हैं a माइनस एक्स और bt को लिख सकते हैं b माइनस एक्स, a माइनस x को क्या लिख सकते हैं kt। तो जैसे ही आप x को kt लिखते हैं आप फिगर आउट कर लेते हैं a एट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t विथ रेस्पेक्ट विथ, देखिए जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन किसी का कोई कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के फंक्शन के रूप में बता पाते हैं तो वो आपका है ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आता है, ठीक है। यहां पे मैं देख रहा हूं कि ए का कॉन्सेंट्रेशन है ना टाइम के साथ दिया हुआ है a माइनस के टी हो जाएगा, ऐसे बी का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कितना हो जाएगा, b माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं के टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब मैंने यहां पर इस लेक्चर में बताया आपको कि मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिटेल्ड बातचीत करूंगा, जैसे मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में है ना बातचीत की भी है और कई केसेस लेके किया, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, एन ए चेंजेस टू प्रोडक्ट या ए प्लस बी चेंजेस टू प्रोडक्ट, कैसे डील करना है, ठीक है। पर इसके बावजूद ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी बनेगी जब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, for a reaction 5/2a changes to product, the rate law has expression rate is equals to k a ka power 0, find half life of the reaction, ठीक है। तो ये पूछा गया फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, निकल जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते थे। आपको याद होगा कि अगर ये ए चेंजेस टू प्रोडक्ट होता तो हाफ लाइफ का मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ए नॉट बाई 2k, ठीक है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर यहां पे कोई n ऐड हो जाता है तो बस आपको फॉर्मूले में उस रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला चाहिए उसमें आपको कुछ नया नहीं करना होता है, बस k को nk से रिप्लेस कर देना, यानी 2 इंटू nk 5/2k कर देना, ठीक है ना, nk कर देना है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज लाइक a नॉट बाय 5k, ये आपका हाफ लाइफ आ जाएगा। तो दिस इज आंसर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि Question number 2. Question number 2. For the zero order reaction A changes to 2B, the rate constant is equals to, the rate constant is 2 into 10 to the power of minus 6 molar per minute. The reaction started with 10 m of A
A. First, what is concentration of A after 2 days? After 2 days. सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि what is initial half-life? What is initial half-life of A? Of the reaction. ठीक है. And third point is कि in what time reaction will be complete. ठीक है, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. क्या कहता है ये क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है जो ऐसे है, A चेंजेस टू 2B. ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 m पर मिनट है. ठीक है. अब आपको पता है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इंटू A⁻0 होगा. ये तो 1 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं रेट इज इक्वल्स टू, इसका रेट कांस्टेंट है और k के बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है. खैर, पूछा क्या है, 2 दिन बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा. तो आइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा देते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकलेगा, है ना. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाना चाहिए हमें. क्या लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT बाई T, ये आता है. ठीक है. k की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 10⁻⁻6 है. A0 की वैल्यू 10 m है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. AT की वैल्यू निकालनी है और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 दिन है, लेकिन चूंकि k मिनट्स में है तो टाइम भी मुझे मिनट्स में लिखना हो, यानी 2 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स. ठीक है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा A0 AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 60. ठीक है. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 टू 4 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है. ये आ जाएगा 10 माइनस 6 4 24 इंटू 24 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है. और ये आ जाएगा 10 माइनस, है ना, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको फाइनल कैलकुलेशन का, इसका मैंने आंसर यहां पे रखा हुआ है, इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 9.994 m. ठीक है. तो पहला पार्ट तो हो गया है ना, पहला पार्ट है कि 2 दिन बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन 9.994 m बचेगा. ठीक है. नाउ पूछा है व्हाट इज द इनिशियल हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. नाउ दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल्स टू A0 बाई 2k. A0 की वैल्यू कितनी है, 10 m, और 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻6. तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी 2.5, ठीक है, इंटू 10⁻6 मिनट्स. ठीक है. इतना आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 मिनट्स, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा. थर्ड चीज कह रहा है कि व्हाट टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट. नाउ दैट्स अगेन वेरी इजी. आपको बताया टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल्स टू, मैंने अभी फॉर्मूला बताया, A0 बाई k हो जाएगा. A0 की वैल्यू 10 है और k की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 है. ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻6 मिनट्स आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ. आइए लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे करते हैं, है ना. मुझे लगता है कि इन 2 क्वेश्चन से आपको फॉर्मूला यूज करना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया होगा. आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी नाइस क्वेश्चन. लेट decomposition of Cl2O7
gaseous into ClO2 and O2 gaseous, ClO2 gaseous and O2 gaseous be a zero order reaction, be a zero order reaction. If at a particular time, minus dCl2O7 by dt is 50 millimeter of mercury per second. For the decomposition reaction, having initial pressure of Cl2O7 is 60 millimeter of mercury. A calculate the rate of production of oxygen at t is equals to 2 seconds. ठीक है. सेकेंड है calculate the t half for the reaction. C calculate rate of reaction for 2 Cl2O7 changes into ClO2 plus thrice O2 at this instant, and D. What is the total pressure? After 10 seconds? Initially, ClO2 and O2 were absent. ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे. तो क्वेश्चन क्या है कि let the decomposition of Cl2O7 into ClO2 and O2 be a zero order reaction if at a particular time minus dCl2O7 by dt is 50 millimeter of mercury per second, है ना. For the decomposition reaction having initial pressure of 60 millimeter of mercury, calculate the rate of production of an O2 at 2 seconds. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. इसमें एक एरर है, ये 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा इनिशियली. ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आ जाएगा. सॉल्यूशन क्या है कि रिएक्शन लिखे, जब तक स्पेसिफाइड ना हो तब तक कोशिश करिए कि यहां 1 ही रहे. ठीक है, तो Cl2O7 चेंजेस इनटू ट्वाइस ClO2 प्लस 3/2 O2. ठीक है, रिएक्शन मैंने ऐसे लिखा. अब ये एक रिएक्शन रहा जिसमें इनिशियली प्रेशर जो है ना ClO2 का 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ClO2 इज 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर सेकेंड. ध्यान दीजिएगा कि PV इज इक्वल्स टू nRT होता है और P इज इक्वल्स टू N/V RT होता है. R और T किसी रिएक्शन में कांस्टेंट होंगे, टेम्परेचर तो बदलेंगे नहीं. तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन N/V इज कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल होते हैं. तो कई बार क्वेश्चंस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम प्रेशर को भी यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं प्रेशर को बिल्कुल धड़ल्ले से कॉन्सेंट्रेशन की तरह यूज करूंगा. कहा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट 2 सेकेंड्स. ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 निकालना है मुझे, यानी DO2, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, पार्ट ए. DO2 by dt निकालना है. ठीक है,
और मुझे DCl2O7/dt की वैल्यू पता है, तो एक काम करते हैं, इसके और इसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, DO2/dt और ये DCl2O7/dt के बीच में एक रिलेशनशिप आ जाएगा। इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, सामने माइनस लगा दीजिए, और इसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, यानी 2/3 हो जाएगा, और बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरी चीज की वैल्यू मुझे पता है, इस पूरी चीज की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2/3 DO2/dt इज इक्वल्स टू 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी DO2/dt इज 3 into 50/2, यानी 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये पार्ट ए हो गया इसका। ठीक है, पार्ट बी कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। पार्ट बी कहता है हाफ लाइफ। आपको पता है किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है वो A0/2K हो जाता है। यहां A0 की जगह मैं P0 ले लूंगा, इनिशियली P0 यानी प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। ठीक है, तो मैं यहां पे 600 ले लूंगा और डिवाइड बाई 2K मुझे लिखना है। अब K नहीं पता, तो आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए -DCl2O7/dt ये इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, ये हम इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, -1/1 DCl2O7/dt इज इक्वल टू K Cl2O7/dt टू पावर ऑफ 0। ठीक है, या प्रेशर ऑफ Cl2O7 टू दी पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि DCl2O7/dt इज इक्वल टू K, प्रेशर का पावर 0 तो वो 1 हो गया। ठीक है, यानी K की वैल्यू इसके बराबर होगी, और इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू -DCl2O7/dt की वैल्यू कितनी है, 50 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 50 है, तो K की वैल्यू भी 50 मिल जाएगी आपको। इस K की वैल्यू यहां रख दीजिए, यह आ जाएगा 600/2 into 50 दैट इज 6 सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि K की वैल्यू जो है पर सेकेंड में है, K की वैल्यू पर सेकेंड में इसलिए है क्योंकि -DCl2O7/dt की वैल्यू 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर सेकेंड के रूप में दी गई है। ठीक है, तो ये आपका हाफ लाइफ आ गया। तीसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी इन्होंने रिएक्शन बदल दिया। कहते हैं हमने रिएक्शन बदल दिया, twice Cl2O7 changes into 4ClO2 plus 3O2, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन में लिख सकता हूं -1/2 DCl2O7/dt लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि लिखने के तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन जरूर बदल जाता है, पर एक किसी इंडिविजुअल स्पीशी का जो अपना रेट है चेंज होने का, वो लिखने के तरीके से चेंज नहीं होता। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप लेक्चर 1 देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ इंटू -DCl2O7/dt लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, इसकी वैल्यू है 50 है, बिल्कुल ठीक है। -DCl2O7/dt की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 50 ये आ जाएगा 25 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो तीसरा पार्ट भी मैंने कर लिया। चौथा पार्ट कहता है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड बाद टोटल प्रेशर कितना होगा अगर इनिशियली ClO2 और O2 नहीं है, वो एब्सेंट। ठीक है, तो 10 सेकेंड बाद कितना प्रेशर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं पार्ट डी। इसका पार्ट डी करते हैं। इनिशियली जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो एक काम करते हैं, इसको 600 कर लेते हैं, 600 में से अगर P जाएगा तो यहां 2P बनेगा और यहां पे 3/2P बनेगा। तो टोटल प्रेशर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी 600 -P प्लस 2P प्लस 3/2P। ठीक है, ये आ जाएगा 600 प्लस P प्लस 3/2P, यानी 600 प्लस 5/2P। ये आपका टोटल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर लाने में दिक्कत है, बस मुझे P की वैल्यू नहीं पता।
आ जाएगी। इसको मैं ए नॉट की तरह ट्रीट कर रहा हूं और इसको मैं एटी की तरह ट्रीट कर रहा हूं। समय शुरू में 0 था और ये समय जो है वो 10 सेकेंड बाद पूछा गया, यानी 10 सेकेंड्स। तो एक काम करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। ये जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। K की वैल्यू मुझे पता है, अभी मैंने इस क्वेश्चन में निकाली थी। K की वैल्यू आएगी 50। तो 50 इज इक्वल्स टू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू है 600 माइनस 80 की वैल्यू है 600 माइनस पी बाई टी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स आ जाएगी। तो ये 550 इंटू 10 500 इज इक्वल्स टू 600, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी पी की वैल्यू आ जाएगी 500। इस पी को मैं यहां रखना हूं, ठीक है, इस पी को यहां रखना हूं तो क्या निकल आएगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू 600 प्लस 5/2 इंटू 500, तो दिस इज लाइक 250। सो टोटल प्रेशर इज 600 प्लस आई थिंक 1250। तो टोटल प्रेशर आपका निकल के आएगा 10 सेकेंड बाद, 10 सेकेंड बाद जो टोटल प्रेशर होगा वो हो जाएगा 1850 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, फाइनल प्रेशर आ जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे देखा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बस इतना है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।